देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जितना भी डाइपोल से रिलेटेड चीज था मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा कुछ दो दो टॉपिक और कुछ 4 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉपी भी मत करना, ठीक है। चलो देखिए भैया, स्टार्ट करता हूँ फिर मैंने बताया था डाइपोल याद है, जब दो पोल्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया, डाइपोल कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स आर डाइपोल, ऑल मैग्नेट्स आर डाइपोल, सारे मैग्नेट्स हमेशा क्या होता है, डाइपोल ही होते हैं, कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद मैंने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता था मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता था कैपिटल एम। तो मैंने बताया था जब एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आता है, उसी टर्निंग इफेक्ट को हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या थी, आई इंटू में ए एन, याद है। आई क्या है, उसके अंदर करंट, सॉरी बार मैग्नेट था ना, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है भैया आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन इन बिटवीन बोथ पोल, ठीक है। ये दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन। इसकी एसआई यूनिट क्या थी आपको याद है, एसआई यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो मैंने बताया था दो केस होते हैं, एक एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ये क्या है आपका साउथ पोल है। आपको बताया था नॉर्थ और साउथ दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। नॉर्थ और साउथ की दोनों की पोल क्या होती है, आइडेंटिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एल। यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट पी है जिसकी दूरी क्या है भैया, आर है। आपको पता है साउथ पोल की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी तरफ आती है, और नॉर्थ पोल की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके इससे दूर जाती है। आपको पता है साउथ पोल इस पॉइंट के ज्यादा पास में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वाली क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और ये वाली क्या होगी, वीक होगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आया था आपका, तो साउथ की मैग्नेटिक फील्ड माइनस नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है भैया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन में पोल की दूरी उस पॉइंट से जहां पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सॉल्व करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सेल पे आया था म्यू नॉट 4 पाई 2 कैपिटल एम अपॉन में आर क्यूब, याद है। फिर आया था भैया आपका इक्विटोरियल, याद है। इक्विटोरियल पॉइंट पर निकालना है। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि भैया आपका डाइपोल और वो पॉइंट एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो उसकी दूरी। तो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है भैया आपका साउथ पोल था। ये नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, छी, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था। नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, दूर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड टू नॉर्थ। और साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, उसके पास में आती है। मैंने दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ली है क्योंकि दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, दोनों की दूरी इस पॉइंट से क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा थीटा, और यहाँ पर भी क्या होगा थीटा होगा। इसको रिजोल्व कर तो क्या होगा बी कॉस थीटा, और क्या होगा बी बी साइन थीटा। ऐसे इसको रिजोल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा भैया बी साइन थीटा। आप देख रहे हो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी को उसमें 2b cos थीटा। इसको सॉल्व करो पूरा तो आएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब। याद है, सारा कराया था मैंने पूरा एकदम प्रॉपर वे से, अभी तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये हो गया था, उसके बाद फिर ठीक है आगे बढ़ू, ठीक है। अभी मैं इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा क्योंकि आपने कर रखा है इसको ऑलरेडी, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टॉर्क ऑन अ डाइपोल कराया था, क्या करा था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालने का हमने फॉर्मूला ड्राइव करना था, याद है आपको। एक डाइपोल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से रखा हुआ है, तो उसके आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से कहां जाती है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो इसका नॉर्थ पोल कहां था, साउथ की तरफ जा रहा था। कितना फोर्स लगा था इसके ऊपर, एम बी, एम क्या है पोल स्ट्रेंथ, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये इसका साउथ पोल कहां जा रहा था, नॉर्थ की तरफ, तो एम क्या था पोल स्ट्रेंथ और बी क्या थी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एंड पर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच में जो सेपरेशन है वो ये है, परपेंडिकुलर, याद है ना। इस फोर्स की लाइन ये है
और इस फोर्स की लाइन है, इस लाइंस के बीच में सेपरेशन क्या है, इसकी वैल्यू आपको पता है। डाइपोल का साइज क्या होता है 2L, क्या होता है डाइपोल का साइज क्या होता है 2L, 2L। तो ये क्या होगा 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर होता है 2L साइन थीटा, और बेस क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये उसका बेस हो गया, बेस होता है हमेशा 2L cos थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 2L sin थीटा। अब कैसे पता, तो देखिए भैया sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और हाइपोटेन्यूज, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा परपेंडिकुलर क्या है भैया, निकालना अपने को, ये परपेंडिकुलर तो है, निकालना है इसको, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हाइपोटेन्यूज क्या है 2L, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 2L sin थीटा, वही क्या आपका। इसलिए बेस और बेस के लिए कॉस यूज करोगे, ठीक है। जब इसका इस्तेमाल किया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, क्या होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या थी mb, और उनके बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या था 2L sin थीटा। और आपको याद होगा m और 2L मिलकर क्या बन गए थे, मैग्नेटिक मोमेंट mb sin थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू आई थी, आपको पता है टॉर्क मैक्स, जब m और b एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है mb होती है, जो कि क्या होती है मैक्सिमम, ठीक है। और जब टॉर्क सॉरी पैरेलल में जीरो था ना, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता ना, टॉर्क जीरो, ठीक है। ये स्टेबल कंडीशन होती है, क्या होती है स्टेबल। और जब आपका m जो होता है अपोजिट होता है किसके, b के, तो थीटा क्या बनता है 180 डिग्री का। और इस केस में भी टॉर्क क्या होता है जीरो आता है, लेकिन ये क्या होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है पता ना क्यों अनस्टेबल था, याद है, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये रहे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये थी, और जब डाइपोल मूवमेंट भी यहीं पे था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है साउथ से लेके नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है नॉर्थ से लेके साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इधर है और डाइपोल का नॉर्थ इधर है, तो साउथ नॉर्थ को पकड़ के रखेगा। और मैग्नेट का साउथ क्या इधर है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ क्या इधर है, ये इसको पकड़ के रखेगा। तो इसको पकड़ के रखेंगे नहीं, स्टेबल रखेंगे, क्या रखेंगे। लेकिन अगर आप एम को अपोजिट कर दो तो साउथ का होगा इधर आ जाएगा, और नॉर्थ क्या होगा इधर आ जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, इसे कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन ऑफ, ठीक है भैया। टॉर्क जीरो है लेकिन डाइपोल अब भी क्या है अनस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। अगर आपको याद होगा एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, तो मैंने कहा था भैया जब आप किसी भी बॉडी को जमीन पर ऐसा फोर्स लगाते हो और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर जाती है, तो उसके अंदर वर्क कितना होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर किसी बॉडी को आप रोटेट कराते हो, ठीक है, और वो रोटेट करके कितना एंगल करती है थीटा, तो रोटेट कराने के लिए आप फोर्स का नहीं टॉर्क का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो टॉर्क का। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यहाँ पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा आपका टॉर्क इंटू में थीटा। क्या होगा टॉर्क इंटू में थीटा। मैंने आपको बताया था एनर्जी कहां पर आती है, जहां पर मान लीजिए एनर्जी कहां कहां पे आई, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप बाहर खींचोगे, स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग को अंदर खींचता है, तो आपके द्वारा किया गया वर्डन क्या हुआ स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट था, क्या था, तो यहाँ पर एनर्जी आएगी। आपने रबड़ को खींचा, रबड़ का फोर्स अंदर खींच रहा था, आप बाहर खींच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी एनर्जी आएगी। आप पेट को ऊपर उठा रहे हो, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी एनर्जी आएगी। जहां पर भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे या किसी भी टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, तो वहां पर क्या आती है एनर्जी, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय टॉर्क या फोर्स अगेंस्ट, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में या किसी भी टॉर्क के अगेंस्ट में, ठीक है भैया। पत्थर को आप उठा रहे थे, ग्रेविटी कहां गिरी थी नीचे, ये फोर्स होता है, ग्रेविटी क्या होता है फोर्स होता है, और आप ऊपर उठा रहे थे, तो यहाँ पर क्या आएगी, आपका जो वर्क हो रहा है, आप वर्क तो इससे कर रहे हो ना, लेकिन इसके अगेंस्ट में हो रहा है। तो जब भी वर्क किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में होता है, तो वहां पर क्या आती है एनर्जी आती है। क्या आती है, अगर एनर्जी नहीं आती तो आप छोड़ते तो वहीं पे रह जाता, एनर्जी के कारण क्या होता है नीचे गिर जाता है। स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग का फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो बाहर की तरफ खींच रहे हो, यानी आप स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। यहाँ पर भी एनर्जी आएगी, और उसी एनर्जी की वजह से स्प्रिंग अपने आप को दोबारा से क्या करती है वैसे ही कर लेती है ना। पर गमला और छत पे ले आते हो, वहां से गिरा हो तो जमीन पे गिर जाता है, क्यों, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप उसको ऊपर ले आ रहे हो,
यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, उसके अंदर वो एनर्जी आ रही है, जब उसको छोड़ोगे तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके कहाँ जाता है गमला, नीचे की तरफ आता है ना। अब यहाँ पर डाइपोल के अंदर एनर्जी निकालनी है, तो भैया डाइपोल के अंदर जब डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको लगता है टॉर्क, और टॉर्क क्या करता है, डाइपोल को घुमाता है, और घुमा करके क्या करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, सेम कर देता है। ठीक है, मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है इसी कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेट जो रहेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेबल रह सकता है। बताया था ना स्टेबल कैसा होता है, कि भैया आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, तो इसका मतलब उसका साउथ इधर था और उसका नॉर्थ इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, तो ये नॉर्थ को कौन पकड़ के रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड का साउथ, और साउथ को कौन पकड़ के रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ। तो ये स्टेबल कंडीशन होती है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन। यानी ये जो टॉर्क लग रहा है ना, ये टॉर्क लग रहा है, ये वाला टॉर्क लग रहा है, ये डाइपोल को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट को एक डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा था, यानी स्टेबल कर रहा था। क्या कर रहा था, अगर आप उसको स्टेबल होने से क्या करोगे, रोकोगे, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क। अब ग्रेविटी किसी को जमीन पे क्यों खींचती है, क्योंकि वो जिस चीज को खींच रही है वो एक्चुअल में क्या अनस्टेबल है। ग्रेविटी उसको खींच करके जमीन पे गिरा देगी तो उसको क्या कर देगी, स्टेबल कर देगी। जमीन पर रखी हुई चीज अपने आप हिलती है क्या, नहीं हिलती ना, यानी वो क्या स्टेबल है। लेकिन जो पत्थर ऊपर रखा होता है उसको थोड़ा सा भी टच कर दो तो क्या होता है, जमीन के नीचे गिर जाता है, क्यों, समझ गया। तो यही रीजन होता है। ठीक है, तो डाइपोल क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो डाइपोल के ऊपर लग रहा था टॉर्क, जिसकी वजह से घूम रहा था। टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एम बी साइन थीटा। लेकिन हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट में टॉर्क लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना है और टॉर्क के अगेंस्ट में। जब आप इसको ऐसा टॉर्क लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना चाहिए ना, बाकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस। मैं माइनस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि उतना ही होना चाहिए जितना ही होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा बराबर टर्म लेके ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये घूम तो जाएगा ज्यादा पे भी, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, इसकी टर्म ये टर्म दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो भैया मान लीजिए इस वक्त, जिस वक्त आपने टॉर्क लगाया उस वक्त एंगल क्या था, थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका ये था, मैग्नेटिक मोमेंट ये था, मैग्नेटिक फील्ड ये था, इनके बीच में एंगल थीटा था। टॉर्क की वैल्यू क्या गई ये। अब इस टॉर्क की वजह से डाइपोल क्या हुआ, उस इंस्टेंट पर कितना रोटेट हुआ, डी थीटा। कितना रोटेट हुआ, तो वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स में टॉर्क इंटू में डी थीटा। अब वर्क का फॉर्मूला बताया ना, टॉर्क इंटू में थीटा। तो मैंने कहा उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर ये टॉर्क लग रहा था, उस वक्त डाइपोल कितना रोटेट हुआ, डी थीटा। कितना रोटेट हुआ, डी थीटा रोटेट हुआ, तो टॉर्क कितना लग रहा है, पटाऊ। ठीक है, तो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, और टॉर्क की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करो तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये एम बी, ये क्या होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब हम मान लीजिए डाइपोल स्टार्टिंग में किसने एंगल पे था, थीटा 1 पे। किस पे था, करा रखा है मैंने, रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्टिंग में डाइपोल कितने एंगल पे था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा 1 पे। और आप कहां पे घुमा के करना चाह रहे हो उसको, थीटा 2 पे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाओगे, माइनस एम बी क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एनर्जी आई थी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, याद है, ये एनर्जी आई थी। ठीक है, समझ गया। उसके बाद फिर मैंने बताया था ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, याद है, बार मैग्नेट की ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखिए आपको पता है भैया, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका बार मैग्नेट, और टॉर्क क्या करता है, इसको ऐसे करता, घुमाता है। ठीक है, टॉर्क ऐसे घुमाता है ना, कितना टॉर्क लगता है, एम बी साइन थीटा। ये कहां लग रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अलग अलग थी, तो अनस्टेबल है। डाइपोल क्या है ये, तो स्टेबल कब होगा, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो उसके लिए टॉर्क क्या करेगा, इधर लगेगा। तो ये कहां लग रहा है टॉर्क, मीन पोजीशन की तरफ। जो भी चीज मीन पोजीशन की तरफ लगती है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। अगर आपने ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने ये कराया था, माइनस लगा देता था मैं जो भी मीन की तरफ लगता था। इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, तो आई क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डाइपोल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भैया, आई है।
तो भैया टॉर्क क्या होगा, माइनस एम बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आई अल्फा, याद है। और ये क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस एम बी साइन थीटा बराबर में क्या हो गया, 0। मैंने बोला थीटा क्या है, टेंस टू 0। जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं भैया, थीटा, याद है। अबे याद नहीं याद है, तो ये क्या होगा, आई अल्फा इक्वल्स में क्या होगा, एम बी थीटा बराबर में क्या होगा, 0। आई कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस एम बी अपॉन में एम बी अपॉन में आई, और ये क्या हुआ, थीटा बराबर में क्या होगा, 0। इसको उधर ले आके 0 कर दो तो अल्फा आ गया, अल्फा एम बी अपॉन में आई बराबर में क्या आ गया, 0। अगर आपको अल्फा याद है, अल्फा का होता क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, याद है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में जितना भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है वही है एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आपको एक्सीलरेशन क्या होता है पता होगी, एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन क्या कहलाता है। मान लीजिए एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो लीनियर मोशन की बात हो रही है, जब बॉडी सीधी सीधी मूव करती है। लेकिन जब रोटेशन मोशन होती है तो वहां पर हम एक्सीलरेशन नहीं बोलते, हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। वहां पर हम वेलोसिटी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, थीटा अपॉन में टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। नॉर्मल वही फंडा है, बस वहां पर क्या है, टर्म्स अलग हो गई हैं, लॉजिक वही है। तो जैसे हम एक्सीलरेशन याद है क्या होता था, डीवी अपॉन में डी टी। वी क्या था, डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या था। तो ए को क्या लिखेंगे, डी अपॉन में डी टी, वी की जगह पे क्या लिख दिया, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, क्या आएगा। लेकिन जब आप थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आएगा। और इसको लिखते भैया, अरे यहाँ पर भी थीटा था ना, थीटा ये थीटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थीटा करा रखा है, ये भी मैंने, याद है, एम बी अपॉन में आई, और ये क्या हुआ, थीटा बराबर में क्या आ गया, 0। दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये फॉर्म आ जाए तो समझ लो भैया ये मोशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक समझते हो ना भैया, मीन से दूर गई, फिर मीन पर आई, फिर मीन से दूर गई, फिर मीन पर आई, फिर मीन से दूर गई, फिर मीन पर, तो इसे कहते हैं भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जिसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने यहां तक कराया था मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए, ये तो छोड़ो, ये मैंने करा दिया। अब जो आज का टॉपिक है वो ध्यान दीजिए, आज का एक टॉपिक, 2 टॉपिक है, और खैर वो टॉपिक भी मैंने करा रखा है पहले, लेकिन उसको डिटेल में भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो है भैया स्पेशल कंडीशन एनर्जी इन डाइपोल। देखिए भैया, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है भैया, डाइपोल है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल। हमने क्या किया, अच्छा ये रहा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि भैया ये ऐसे चला जाए, ये डाइपोल मूवमेंट ऐसा हो जाए, तो ये अपने आप हो सकता है। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये सेम होने जा रहा है, अगर ये डाइपोल ऐसे घूम गया तो ये सेम होने जा रहा है या अपोजिट होने जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होने जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होने जा रहा है। अपोजिट में कोई चीज अपने आप जा सकती है, नहीं जा सकती। ये तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, स्टेबिलिटी कब होगी, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो जाएगी। लेकिन ये डायरेक्शन जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अनस्टेबल होने जा रहा है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, थीटा अगर 90 से ज्यादा होगा, क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। इस केस में थीटा क्या है भैया, 90 से ज्यादा। अच्छा मान लीजिए डाइपोल ऐसे आ जाए, अब इसे काट दो, डाइपोल ऐसे आ जाए, तो डाइपोल कहां जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ या अनस्टेबिलिटी की तरफ। डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज आती है अपने आप ही। देखा आपने कभी छत से पत्थर छोड़ा होगा तो क्या पत्थर ऊपर जाता है नीचे आता है, क्यों, क्योंकि नीचे आकर वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी अपने आप हो जाती है। लेकिन ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पत्थर को हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें फेंकना पड़ेगा। यानी ये जो इधर जा रहा है तो ये अनस्टेबल हो रहा है, क्या हो रहा है,
अनस्टेबल, और इधर आ रहा तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल। क्या होता है, खुद ब खुद होती है चीजें, और अनस्टेबल करनी पड़ती है हमें, ठीक है, अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल हो रहा होगा तो एनर्जी इसकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, क्या हो रही होगी, और ये स्टेबल हो रहा होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, क्या हो रही होगी। यहाँ पर θ1 क्या है, यहाँ पर θ1 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों पहले क्या थे, 90 डिग्री के अंदर। उसके बाद अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो थीटा क्या होता है भैया, कम होता है, थीटा क्या होता है भैया, डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन अगर थीटा आपका इंक्रीज करता है तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है भैया, ये मैंने बताया था पहले ही। अब ध्यान दीजिए, देन वर्क, आप देखिए भैया, तो यहां पर क्या है भैया, θ1 क्या है, ये यार θ1 क्या है भैया आपका 90 डिग्री, और θ2 मैं क्या ले रहा हूं, थीटा ही ले रहा हूं, लेकिन ये क्या है भैया 90 से ज्यादा, क्या ले रहा हूं, कौन सी कंडीशन है ये, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, बताओ, दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो अब भैया वर्क क्या होगा, वर्क या एनर्जी आपको पता है, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, तो एम बी कॉस θ1 क्या है 90 डिग्री, और कॉस θ2 क्या है 90, कॉस θ2 क्या है भैया 90 से ज्यादा, ये हो गया। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो W इक्वल्स टू कॉस 90 क्या हो गया 0, तो ये माइनस एम बी और कॉस क्या हो गया थीटा, जो कि क्या है 90 से ज्यादा है। और आपको बता दूं कॉस थीटा अगर 90 से ज्यादा होता है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, अगर थीटा आपका 90 से ज्यादा है तो कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्या होती है, और नेगेटिव होगी तो आपको पता भी है नेगेटिव एनर्जी, ये यहां से नेगेटिव आ गया माइनस एम बी, और ये क्या हो गया भैया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव, तो वर्क क्या आ गया आपका, वर्क क्या हो गया एम बी आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव, यानी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, कब, जब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान देखिए, अगर आपका इनिशियल एंगल क्या है 90 डिग्री है, और फाइनल एंगल क्या है 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा अपने आप तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा वर्क, वर्क किसके खिलाफ, स्टेबिलिटी के खिलाफ, जब स्टेबिलिटी के खिलाफ वर्क करोगे तो वहां पर क्या होगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो कितनी एनर्जी आएगी, ये आएगी, क्या आएगी, ये एमबी, नहीं ये जरूरी नहीं एमबी है, कुछ और भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए केस 2, ये केस फर्स्ट था, केस कौन सा था, काट ही दो, केस में मतलब लिखो यहाँ पे। देखिए इस केस में, अब देखिए इफ थीटा इक्वल्स में θ1 इक्वल्स में क्या है 90 डिग्री, और θ2 क्या है भैया, θ2 क्या है लेस देन, θ2 बराबर में थीटा लिख दो, और वो क्या है भैया लेस देन 90, क्या है θ2 क्या आपका, थीटा जो कि क्या 90 से कम है, यानी कौन सी कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अपने आप होगा, ये क्या होगा अपने आप, तो वर्क क्या होगा इसके अंदर, एम बी क्या होगा कॉस θ1 क्या भैया 90 माइनस कॉस θ2 क्या भैया लेस देन 90। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स में क्या होगा एम बी, ये क्या हो गया 0, और ये क्या होगा कॉस 0 माइनस कॉस क्या होगा थीटा इज लेस देन 90, कॉस थीटा लेस देन 90 में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म है, क्या है ये पॉजिटिव, तो वर्क इक्वल्स में माइनस ये आ गया तो माइनस एम बी, और ये क्या आ गया भैया पॉजिटिव, तो ये क्या वर्क क्या आ गया, वर्क नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, और नेगेटिव वर्क मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई है, थीटा भी क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, और स्टेबिलिटी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब आप खुद देखिए, अगर आप 180 से 0 डिग्री पे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, 180 से 0 डिग्री पे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा क्या हो रहा है भैया डिक्रीज, तो एनर्जी भी क्या आ रही होगी, स्टेबिलिटी क्या आ रही होगी, उल्टा जाओ, θ1 अगर आपका 0 डिग्री है और आप कहां पहुंच गए, θ2 क्या कर दिया आपने
180, तो अपने आप तो जा नहीं सकता, वर्क करना पड़ेगा। थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। वर्क हमने किया है तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए है, वैसे कोई खास टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन करने में आपकी थोड़ी मदद कर देगा। मतलब आपको ऐसा बोला जाए कि भैया 30 डिग्री पे एनर्जी निकालो, क्या निकालो, बताओ एनर्जी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। अब थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम में एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैं बोलूँ 110 डिग्री पे निकालो तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा थीटा तो इसका मतलब डाइपोल अपने आप तो गया नहीं होगा, हमने क्या किया होगा, वर्क किया होगा, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन 30 डिग्री पे अपने आप स्टेबिलिटी, आपको पता ना भैया 30 डिग्री पे थीटा डिग्रीज हुआ वो अपने आप ही आता है। ठीक है, समझ गया, अपने आप ही आ जाएगा, तो भैया क्या होगा, एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो समझ गया, तो ये चीज ध्यान में रखना। आर क्या है, ठीक है, चलो चलो हटाओ। अब देखिए भैया, समझ गया। अब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, डाइपोल मूवमेंट ऑफ, डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो भैया आपको पता है, ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो करंट क्या होगा, ऐसे आ रहा होगा, रेडियस क्या है, आर है, ये सेंटर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है भैया, वी है, क्या है, वी है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको याद होगा, करंट इनटू में एरिया होता है, क्या होता है, करंट कितना होगा, ई अपॉन में टी, चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, करंट ही तो होता है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ई 1 बाय में टी को क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसी, तो ई फ्रीक्वेंसी पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं यहां से। तो ई ये हो गया, और टी क्या होगा, टाइम ऑफ कंप्लीट साइकिल, टाइम ऑफ कंप्लीट साइकिल क्या होगा, कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ साइकिल अपॉन में उसको करने की स्पीड, ये कैपिटल टी की यहाँ पे हमने ये लिख दिया, और पाई आर स्क्वायर लिख दिया। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, तो क्या हुआ, हाफ ई वी आर आ गया आपका। समझ गया, ये भी होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने बोर का पोस्टुलेट डाल दिया था, वी नो एम बी आर क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम। सो हम इसे क्या लिखेंगे, एम इक्वल्स में क्या होगा आपका, हाफ ई, ऐसे लिख दीजिए, वी आर की यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एच अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है भैया, तो एम क्या हो जाएगा आपका, ई एन एच अपॉन में 4 पाई एम, दैट इज द बोर मैग्नेट। है तो मैग्नेटिक मोमेंट ये भी, लेकिन इसको क्या कहते हैं भैया, बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं इसको, बोर मैग्नेटॉन। ये मैंने कराया था वैसे, मुझे याद है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा भैया मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना भी है इसका, 4.8 इंटू 10⁻²⁰ जूल पर टेस्ला। ये एम दे रखा है, एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। अपने को निकालना है भैया, अपने को निकालना है भैया टॉर्क। क्या निकालना है, तो भैया अगर आपको पता है टॉर्क क्या होता है, एम बी सब दे रखा है, सॉल्व कर लोगे। अगला वाला क्वेश्चन आइए, कह रहा शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस 30 डिग्री विद इट्स एक्सिस, कितने एंगल से रखा हुआ भैया, 30 डिग्री रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रखी है, 0.2 टेस्ला। टॉर्क कितना लग रहा है उसके ऊपर, 0.06 न्यूटन मीटर। बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, फॉर्मूला देखो ना, एम इक्वल्स में टॉर्क अपॉन में बी साइन थीटा। टॉर्क दे रखा है, बोलो हाँ, बी भी दे रखा है, साइन थीटा भी देगा, कर लोगे सॉल्व। ये होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया, कह रहा है भैया
किस ओरिएंटेशन में डाइपोल स्टेबल रहता है? तो व्हेन एम पैरेलल टू बी, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो ये क्या होगा स्टेबल कंडीशन होगी, क्या होगी। अब देखिए यहां पर आपको एनर्जी पूछ रहा है, इस एंगल पर कितनी एनर्जी होगी, इस एंगल पर, तो कहां से आया, तो भैया जब कहां से नहीं पता हो तो भैया थीटा 1 क्या लेना अपने को 90 डिग्री, और थीटा 2 क्या लेना भैया 0 डिग्री। समझ गए भैया, ये कह रहा है कि इस ओरिएंटेशन पर एनर्जी बताओ, किस पे, स्टेबल ओरिएंटेशन। स्टेबल ओरिएंटेशन मतलब थीटा क्या होना चाहिए 0, तो थीटा 1 था क्या, तो थीटा 1 हम क्या लेंगे भैया 90, और इस ओरिएंटेशन पे आया है, किस पे 0 पे आया है, तो आप एनर्जी निकालिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 की यहाँ पे क्या रखोगे 90, थीटा 2 की यहाँ पे रखोगे 0 डिग्री। समझ गए भैया, और अनस्टेबल कंडीशन बोलेगा तो थीटा 1 क्या होगा 90 और थीटा 2 क्या होगा अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन में थीटा 1 क्या होगा भैया आपका 90, और कहां गया है 180 पर गया। समझ गए भैया, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18-19 ध्यान दीजिए। कह रहा भैया एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन है, आईआईटी में भी आ रखा है, पता नहीं क्यों आ रखा है, ठीक है, रेडियस क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको मैग्नेटिक क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितने रखी है 10 की पावर 10 मेगा हर्ज, 10 की पावर 16 हर्ज हो जाएगा ये, मेगा मतलब 6 होता है, और 10 की पावर ऑलरेडी 10 रखी है आपको। क्या निकालना मैग्नेट, तो आपको पता है मैग्नेट मोमेंट क्या होता है, करंट, ये करंट ई अपॉन में टी क्या हो गया करंट हो गया, इनटू में एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ई 1 बाय में टी को क्या लिख दोगे फ्रीक्वेंसी पाई आर स्क्वायर। इधर रखा है, ई कहाँ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 कूलम, सो ई एफ सब कुछ रखा है, डालिए आंसर आ गया, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पता है कितना होगा चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, रेडियस क्या है जिसमें घूम रहा हो 0.51 एंगस्ट्रॉम, बोलो तो 0.51 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और कह रहा है वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया। क्या क्या निकालना है, करंट, करंट क्या होता है करंट अपॉन में चार्ज अपॉन में टाइम, सॉरी टाइम तो नहीं लिखा ना, टाइम क्या होगा 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी, तो ई वी 2 पाई आर। अब तो दे रखा है सब कुछ, ई दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है आपको, कहां रखी है भैया ये रही, ठीक है भैया। रेडियस दे रखी है आपको 0.51 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। दूसरा क्या निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो भैया जब एक करंट कोई एटम की बात करें ना, तो एटम के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो एटम कैसा बिहेव करता है करंट कैरिंग कॉइल की तरह, क्योंकि एटम जो होता है ना उसका इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है तो करंट ऐसा आता है, तो करंट कैरिंग कॉइल बन गया। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है, याद है। और एटम के केस में एन की वैल्यू क्या होती है 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, एन की वैल्यू 1 है, करंट की वैल्यू ऊपर से हमने निकाल के यहाँ पर रख दी, ठीक है। और यहाँ रख देना, तो रेडियस क्या 0.51 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है भैया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भैया करंट इंटू में एरिया, करंट हमने ये निकाल रखा है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म ये वाला, समझ गया। उसके बाद भैया एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी का, ठीक है। कह रहा भैया करंट कैरिंग, क्या है भैया करंट कैरिंग कॉइल, करंट कितना भैया इसके ऊपर, अगर बीच में रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो मीटिंग खत्म हो जाए तो ध्यान रखना आपको करना है। करंट कितना है 7 एम्पियर है, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, बोलो तो 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। कितने टर्न में
100 टर्न है, ठीक है। द कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? 0.2 टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इफ द कॉइल फ्री टू रोटेट, कॉइल क्या करती है भैया? रोटेट करने के लिए फ्री है, समझ गया? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए क्या है भैया? फ्री है। तो कह रहा है भैया व्हाट ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कॉइल की दोनों सेम डायरेक्शन में चाहिए। जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आपको एनर्जी निकालनी है, तो यानी θ1 क्या होगा भैया? आपको 90 डिग्री लेके चलना है, और θ2 क्या होगा? 0 डिग्री। एनर्जी क्या होगी इसकी? एनर्जी क्या होगी भैया? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब m तो दिए, तो भैया आपको बता दूं यहाँ पर m होता है निया के बराबर। क्या होता है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न दे रखा है।